प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित का तीसरा अध्याय, जो कि है संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हमने पूर्व में प्रश्नावली 3.7 के 1 से लेकर के 10 तक प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। अंतिम पड़ाव इसलिए क्योंकि ये हमारी इस पूरे पाठ का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो इसको समाप्त कर देते हैं ताकि हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तो अंतिम सवाल है हमारा प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 11 से। तो 11वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लसा तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस से अपने आप को तैयार कर लिया, हम लसा आराम से कर सकते हैं। जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात। और हमें कितनी संख्या दी गई है? हमें 4 संख्याएं दी गई है। फिर ये कह रहा है प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? तो हम चारों संख्याओं का क्या निकालें? बिल्कुल हम लसा निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 और 20 की। तो 5 और 20 के लसा के लिए, जैसे कि हमने पूर्व में बात की थी, हम दोनों को साथ ले लेंगे और अभाज्य संख्याओं का भाग देते चलेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ 20 में 2 का भाग जा रहा है, जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। हम शुरुआत 2 से करते हैं, अगर उससे भाग नहीं जाता तो 3, और 3 में नहीं जाता तो 5। अर्थात हम लगातार प्राथमिकता देते हैं अभाज्य संख्याओं को बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर हम जब तक भाग जा रहा है देते जाएंगे। जैसे यहाँ अभी भी भाग जा रहा है 2 का, 5 दफ़ा चला गया। और अब हम देख पा रहे हैं 2 का भाग नहीं जाएगा और दोनों में 5 का भाग चला जाएगा, तो 3 को चेक करने की भी आवश्यकता हमें नहीं है। तो 5 का भाग देने पर हमें 1 और 1 प्राप्त हो गया। और हम यहीं तक करते हैं ना, जब तक हमें दोनों जितनी भी दी गई संख्या उनके स्थान पर 1 प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 5 हमारा क्या आ गया? लसअप आ गया। यानी कि लसअप हमारा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो उसने कुछ गुणनखंड की बात की थी ना, तो हम गुणनखंड के बारे में बात चर्चा कर लेते हैं। 5 का गुणनखंड, और गुणनखंड हम जानते हैं वे संख्या होती है जिनका दी गई संख्या में पूरा भाग जाता है। चूँकि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो हम जानते हैं इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और वह संख्या खुद, अर्थात 1 और 5। ठीक है ना। अब बात करते हैं 20 के गुणनखंड की। तो 20 में किन किन संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है? बिल्कुल 1 का, 2 का, 4 का, 5 का और 10 का और 20 का। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? और यहाँ पर पे 5 और 20 के लसअप की जैसे हमने पूर्व में बात की थी, वो हमारा कितना निकल के आया था? 20। तो ये लसअप आ गया हमारा 20। अब बात करते हैं सवाल में वो हमसे पूछ क्या रहा। वो पूछ रहा था कि प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। और उससे पहले उसने बात की थी जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो हमने देखा यहाँ पर पे ये जो 5 है ये इस 20 का गुणनखंड है। देखा ना हमने, 5 उसके गुणनखंड में आ रहा है। और 5 चूँकि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है, तो निश्चित तौर पे छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या के गुणनखंड में आएगी, है ना। तो हमने देखा कि बड़ी संख्या के गुणनखंडों में छोटी संख्या आ रही है। ठीक है, और उन दोनों का जब लसअप निकाला तो वो हमारी बड़ी संख्या आ गई। एक निष्कर्ष तो समझ में आ रहा है ना। जैसे उसने कहा कि परिणामों को देखें और बताएं, तो यहाँ कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी हम एक से निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। हमारे पास तो वैसे भी 3 सवाल और करने को है, निष्कर्ष उसके बाद निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि है 6 और 18। तो पहले इसका लसा निकालेंगे। तो 6 और 18 का हम लेंगे लसा, और शुरुआत वही हमारी 2 से हो गई। तो 2 से भाग दिया, इसमें चला गया 3 दफ़ा, इसमें 9 दफ़ा, और अब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, कोई बात नहीं, 1 और 3, और वापस से 3 का भाग दिया तो 1 और 1, यहीं रुक जाएंगे। और लसा का मान हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, जो कि हो गया 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, अब वापस वही गुणनखंड की बात कर लेते हैं, 6 और 18 के गुणनखंडों की। तो 6 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो गुणनखंड होते हैं। तो हम जानते हैं 1 और 6 तो होते ही हैं, उसके अलावा 2 और 3 भी इसके गुणनखंड होते हैं, अर्थात वे संख्या जिनका 6 में पूरा भाग जाता है। अब 18 के गुणनखंड की बात कर लेते हैं। तो 1 और 18, 2 और 9। बच्चों याद है ना यू टर्न वाली बात की थी, बिल्कुल वही है ये। अब डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे। तो आगे 3 और यहाँ पे 6, और इसके अलावा तो नहीं जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर पे 6 जो संख्या है वो इसके गुणनखंड में आ रही है ना, जो कि हमने देखा कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के गुणनखंड में है
ठीक है ना, 6 इसके अंदर है और हमारा गुणनखंड ऐसे में क्या निकल के आया है, गुणनखंड निकल के आया 18। तो यहाँ पर पे फिर से वही बात आई कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के गुणनखंड में अगर है तो हमने देखा कि लसप बड़ी संख्या निकल के आ रही है। चलते हैं अभी एक और सवाल सी की ओर। सी में है 12 और 48, इसका भी लसप निकाल लेते हैं। तो 12 और 48, शुरुआत वही 2 से करेंगे, 6 और यहाँ आएगा 24, फिर 2 का देंगे 3 और 12, फिर 2 का देंगे 3 और 6, फिर 2 का देंगे 3 और ऐसे में आएगा 3 का भाग दिया और 1 और 1 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन संख्याओं को गुणा करना है और वो हमारा लसप हो जाएगा। तो लसप के लिए हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं को 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 1 2 3 4 और 1 बार हमारा 3 है, इनको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48 निकल कर आया। ठीक है, और ये भी हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या के बराबर आ रहा है। ठीक है, और अब चलते हैं इसके गुणनखंड वाली बात कर लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड होते हैं 1 और यहाँ पर होगा 12, 2 और 6, 3 और 4। इसके अलावा तो 12 के गुणनखंड नहीं होंगे ना, बिल्कुल। 48 की बात कर लेते हैं, बड़ी संख्या है तो ज़्यादा गुणनखंड होंगे निश्चित तौर पर। 1 और 48, 2 और 24, 3 और 16, 4 और 12, 6 और 8 और 8 और 6, ये इतने ही होने वाले हैं। ठीक है, अब हमने देखा जैसे कि पूर्व में हम समझ चुके हैं, अब तो हम फटाफट निष्कर्ष ही निकालेंगे। हमने देखा कि बड़ी संख्या 12 48 के गुणनखंड में है ना। ठीक है, तो सिर्फ संख्याओं, हम और गुणनखंडों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन दोनों संख्याओं की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि छोटी संख्या बड़ी संख्या के गुणनखंडों में है। ठीक है ना, और इनके लसप की बात करें तो 12 और 48 का लसप हम कितना निकाल कर आए थे, 48। तो ये लसप कितना आया, 48। यहाँ भी हमने एक चीज़ महसूस करी, वही जो पूर्व में हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो ये कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं, उनमें से अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या के गुणनखंड में है, ठीक है, तो बड़ी संख्या उनका लसप होने वाली है। ठीक है, एक और हमारे पास में सवाल है जो कि है सवाल नंबर डी। तो 9 और 45, इसको भी हल कर लेते हैं और फिर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे निश्चित तौर पे। दोनों में 2 का भाग नहीं जाता है तो हम देंगे 3 का भाग, और ये आया 3 और ये आया 15। अब तो 3 का ही भाग देना होगा और ये आया 5, और अब तो हमें इसको 1 करने के लिए 5 ही मदद करने वाला है 1 लाने के लिए। तो लसप कितना निकल के आया, लस हमारा निकल के आया 3 गुणा 3 गुणा 5, अर्थात जो कि हो गया 3 3 9 और 9 पंजे 45। कुछ समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणनखंड की। तो 9 का गुणनखंड हम जानते हैं 1 3 और 9 होगा। 45 का गुणनखंड 1 और 45, आगे 3 और 15 और यहाँ पे 5 और 9 होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि छोटी संख्या 9 बड़ी संख्या के गुणनखंड में है ना। तो और एक चीज़ लसप की, जैसे कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, लसप हमारा क्या आया 45। तो अब तो हमें निश्चित तौर पे समझ में आ रहा है कि जिसकी बात वो करते हैं कि आपने क्या देखा। तो हमने देखा कि जब 5 और 20 की बात हुई थी, लसप आया था हमारा 20, यहाँ पे आया था 18 और यहाँ आया था 48 और यहाँ आया था 45। और हमने यहाँ से सभी सवालों को साथ साथ में निष्कर्ष निकालते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि अगर दी गई 2 संख्याओं में एक संख्या जो कि छोटी है वो बड़ी संख्या के गुणनखंड में है, तो निश्चित तौर पे उनका लसप बड़ी संख्या होगा। यही तो निष्कर्ष निकल के आया ना। तो बच्चों, इसको इस सवाल तक सीमित मत रख देना कि ऐसा सवाल हमने समझा था। इसको हम एक मुख्य बिंदु के तौर पे, महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पे भी याद रख सकते हैं। अर्थात अगर हमें कोई 2 संख्याएं दी जाती हैं और उनमें एक छोटी संख्या बड़ी संख्या के गुणनखंड के रूप में है, तो बिना लसप निकाले हम आराम से कह सकते हैं कि बड़ी संख्या उन दोनों का क्या होने वाला है, लसप। और ये काम तो हम बड़ी संख्याओं में बहुत जल्दी से कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये 11वां सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नए पाठ के साथ, नए वीडियो में। जुड़े रहिए। थैंक यू।